नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम आज बीएससी जो नर्सिंग उसके जो आपके पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का जो RUSH है उसकी फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो आपकी जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आपके यूनिट फर्स्ट है का नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में आपके जो क्लास 12th है उसके दो चैप्टर रखे गए हैं। एक तो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो आपके चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है विभव, विद्युत विभव एवं धारिता। क्लास 12th के जो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अपन आज की क्लास में जो आवेश होता है चार्ज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज है वो क्या होता है, उसकी जो परिभाषा, डेफिनेशन या उसका जो मात्रक है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, या चार्ज के जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे आवेश। चार्ज, आवेश चार्ज किसे कहते हैं कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यदि किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे ये कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु, इसको अपन आपस में रगड़ रहे हैं, तो किसी एक वस्तु के पास अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुणधर्म को अपन आवेश कहते हैं। जैसे कई बार आप किसी कुर्सी पर बैठे होंगे, प्लास्टिक की कुर्सी पर, ठीक है, और आपकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की कुर्सी के साथ घर्षण करती है, उसके कारण जो आपके जो बॉडी के बाल हैं वो कुर्सी के ऊपर चिपकने लगते हैं। ये आपने बहुत बार देखा होगा। या कभी कभार आप जो कंघी होती है, कंघी या जो आपके पास स्केल होती है प्लास्टिक की, उसको अपने सूखे जो बाल है उस पर रगड़िए और फिर उस स्केल के पास या कंघी के पास आप कागज़ के टुकड़ों को लेकर जाओ, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंघी के पास कागज़ के टुकड़े हैं वो इस कंघी से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जब कंघी हमारे पास पहले थी, उस कंघी के कागज़ के टुकड़े नहीं चिपक रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने कंघी को अपने सूखे बालों से रगड़ा तो वो जो कंघी है कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि जैसे ही हमने कंघी और सूखे बालों के बीच घर्षण करवाया तो कंघी के पास अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। आकर्षित करने का क्या गया? गुण आ गया। और इसी गुणधर्म को आवेश का कहा जाता है। आकर्षित करने का गुण आ गया और इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो अब अपन को आवेश की जो नॉर्मल डेफिनेशन है, सामान्य परिभाषा है, वो समझ में आ गई है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो किसी एक वस्तु के पास अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी सामान्य परिभाषा है, सामान्य दृष्टिकोण से। अगर हम इसकी अच्छे स्टैंडर्ड की परिभाषा देखनी चाहिए तो आवेश की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, देखना चाहते हैं एक बार कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है। जैसे आप मेरी बात को समझना कि कहीं पे हमने कोई आवेश रखा है तो उसके चारों ओर दो क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, या आपकी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि आपका आवेश स्थिर है,
यदि आपका आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, यदि आवेश आपका स्थिर है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि आपका आवेश गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। यदि आपका आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उस आवेश के चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यदि आपका आवेश गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उत्पन्न होता है। और ये बात समझने के बाद ही हमें आवेश की एक और परिभाषा देखने को मिलती है। वो परिभाषा क्या है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या इन क्षेत्रों में आवेश को रखने पर वह प्रभावित होता है। यदि आप किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो आपके इन क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होगा, उन क्षेत्रों की ओर या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अब अपन को आवेश की स्टैंडर्ड परिभाषा मिल गई कि आवेश की जो स्टैंडर्ड परिभाषा वो क्या है। मैं एक बार लिख रहा हूँ, आप देखना कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है, जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या इनके द्वारा प्रभावित होता है, ये अपन को आवेश की स्टैंडर्ड परिभाषा मिल गई कि कोई भी आवेशित वस्तु रखी हुई है तो उसके चारों ओर या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या चुंबकीय क्षेत्र, या वो इन क्षेत्रों के द्वारा प्रभावित होगा। अगर अपन आगे बात करें कि जो आवेश है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, या आवेश की खोज की बात करें कि आवेश की खोज कैसे हुई है। आवेश की जो खोज है वो 600 ईसा पूर्व है, लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व है। तो उसको लिखते हैं 600 BC या 600 ईसा पूर्व है। तो अभी 2000 वो ये हो गए 600 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले जो ग्रीस देश है वहाँ के वैज्ञानिक थे थेल्स ने की। ये ध्यान रखना, आवेश की खोज किसने की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एम्बर की जो छड़ है, ठीक है, एम्बर एक पदार्थ होता है, एम्बर की छड़ को सिल्क या रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि जैसे ही एम्बर की छड़ को अपन सिल्क या रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो जो एम्बर की छड़ है वो घास के तिनकों या अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तब इन्होंने कहा कि जो आकर्षित करने का जो गुण है, इसी गुण को आवेश कहा जाता था। आवेश की खोज किसने की? थेल्स ने की थी, आज से 600 BC पूर्व। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे अपन बात करते हैं कि आवेश को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे। आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है, अगर अपन आवेश चार्ज की बात करें, यह आपकी एक अदिश राशि है। आवेश जो चार्ज है वो आपकी अदिश राशि है, मतलब आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एक बात आपको ये समझनी। अगर अपन इसकी विमा की बात करें, क्या जो विमा होगी, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका जो विमीय सूत्र है वो A1T1 होता है,
इसका जो वी में सूत्र है आप याद भी रख सकते हैं, आसान है। या इसको कैसे निकालें, आपने जो 10th क्लास है उसमें विद्युत धारा पढ़ी होगी 10th क्लास में, कि जो आवेश प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। और वहाँ से अपन ने विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा, I = Q/T। विद्युत धारा के फॉर्मूले से आप आवेश का फॉर्मूला बना लीजिए। तो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं फिजिक्स में, इसका फॉर्मूला बनाना होता है ना, उसको अपन को अकेला करना पड़ता है। तो क्यू को अपन को अकेला करना पड़ेगा। तो क्यू के बट्टा में कौन है, टी, तो ये इसके बट्टा में इसके क्या हो जाएगा, गुणा। तो क्यू बराबर हो जाएगा I × T। ये अपन को आवेश का फॉर्मूला मिल गया विद्युत धारा और समय के टर्म्स में। अब अपन को इसका वी में सूत्र निकालना। तो एक तो अपन को विद्युत धारा का जो विमा है वो आनी चाहिए और एक समय टी की आनी चाहिए। तो विद्युत धारा की जो विमा होती है वो A1 और समय टी की T1। ये आवेश की विमा आ गई A1 T1। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं विमा। फिजिक्स में आप विमा निकालना सीखिए, किसी भी टॉपिक की विमा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये 3-4 चीज़ें और याद रखनी। परिभाषा के अतिरिक्त के आवेश को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश एक आपके अदिश या स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो वी में सूत्र है वो A1 T1 होता है। आगे अपन बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। सभी को पता आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक आपके ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और फिजिक्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन का संबंध और कहाँ से है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। तड़ित चालक क्या होते हैं, तड़ित चालक, तड़ित मतलब बिजली, ऐसे चालक जो अपन को बिजली, जो आकाशीय बिजली है उससे बचाते हैं। कोई भी बड़े बड़े जो भवन है, इमारतें होती है, उनके ऊपर तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि जो आकाशीय बिजली है उसे बचा जा सके। उसमें क्या होती है, एक तांबे की रॉड होती है और उसको ज़मीन में प्रवेश कर दिया जाता है। उसके एक तार के साथ ऐड करके ज़मीन में जोड़ा जाता है। और इस जो तार, ये जो रॉड है, रॉड का ऊपर वाला जो सिरा है वो थोड़ा सा नुकीला बनाया जाता है ताकि वो आवेश को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर सके। जैसे ही आकाशीय बिजली इस भवन पे गिरती है तो ये जो तड़ित चालक है वो आवेश को ग्रहण करके पृथ्वी के पास भेज देता है। और आपको पता है कि पृथ्वी खुद एक आवेशित गोला है, उसके पास थोड़ा सा और आवेश आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो ये भी ध्यान रखना कि जो तड़ित चालक की जो खोज है वो किन्होंने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपन को बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो आपके धनावेश और एक आपके ऋणावेश। अभी धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं अपन। फर्स्ट अपन देखते हैं धनावेश। ये कंसेप्ट वहीं से आता है जहाँ से अपने आवेश की परिभाषा के बारे में पढ़ा होगा। तो आवेश की परिभाषा में अपन ने घर्षण के बारे में पढ़ा कि घर्षण कराने पर एक वस्तु अन्य वस्तु को अपने और खींचने के जो खींचने गुण आ जाता है, उसी गुण को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो ये सेम का सेम कंसेप्ट अब समझना। इधर देखो, धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा डेफिनेशन निकाल रहे अपन। जैसे एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, इन दोनों को अपन आपस में घर्षण करवा रहे हैं, एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है ए वस्तु से बी वस्तु में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता। क्यों आता, अभी मैं बात बताऊंगा। आप पहले समझ लीजिए, किसी वस्तु में जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उस पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या वृद्धि होती है या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, उस पर ऋणावेश नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आपको समझना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये कंसेप्ट धनावेश और ऋणावेश का कंसेप्ट कैसा आया कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर ये धनावेशित क्यों हुई, किसी
वस्तु में आपके इलेक्ट्रॉन की अधिकता या वृद्धि होने पर ये आपके ऋणावेश क्यों, ये कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आवेश की जो संकल्पना है, जो आवेश की जो थ्योरी है, वो किस आधार पर दी जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के बाहर जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाता है और अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं या किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, कोई मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ये बात आपको समझनी। एक और तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव, जैसे ये आपका एक परमाणु है सोडियम का, ये परमाणु क्रमांक 11, एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। और अपन किसी परमाणु कैसे लिखते हैं, पैरम में क्या होता है, पेज होता है। पैरम में क्या होता है, पेज, मतलब पैरम जो चीज़ आती है वो आपकी 3 चीज़ों को बताता है, एक तो प्रोटॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को और एक उसके परमाणु क्रमांक को। तो अपन बात करते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 2,8,1 होगा। मतलब जो सोडियम है उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन बैठे हैं और 11 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चक्कर लगा रहा है। आ गई बात आपको समझ में? हाँ। तो अब इसके जो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। तो अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 विकल्प है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे। तो इसके लिए सरल कौन सा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो ये जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जैसे सोडियम इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब हमें पता करना कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस सोडियम पर धनावेश आएगा या ऋणावेश, इस बात को अपन को समझना है। तो पहले जो अपना सोडियम था उसके पास, जिसको अपन उदासीन सोडियम कहते हैं, उसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने रहे, 11 प्रोटॉन रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया ना। अब आपको यहाँ से कंपेयर करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का जो संयोजन है वो किस प्रकार बिगड़ा है, किस प्रकार बिगड़ा है। इसमें 1 प्रोटॉन की अधिकता हो गई, 1 प्रोटॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश, तो इस पे भी कौन सा आवेश जाएगा, धनावेश। यहाँ से अपन को बातें समझ कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और धनावेशित हो जाती है, इसके पीछे कारण ये है। अब अपन समझते हैं जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणावेशित क्यों हो जाती है, उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है, इस बात को समझते हैं। इसके लिए अपन क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन है जो परमाणु है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना 17 है और इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2,8,7 होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब क्या है, इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन बैठे हैं और 17 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ इस प्रकार होगा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आपके 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इधर देखो, ये जैसे आपका क्लोरीन था, इसके साथ पहले जो उदासीन क्लोरीन, उसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे। फिर इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। हमें यही तो देखना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये धनावेशित हो गया या ऋणावेशित हो गया, ये बात तो अपन को पता करनी है। इधर देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन तो हमने नहीं तो लिए, नहीं दिए, प्रोटॉन कितने रहेंगे 17। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए 18। अब आप संयोजन देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संयोजन किस प्रकार बिगड़ा है, किस प्रकार बिगड़ा है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन कितने 18 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। इस कारण अपन कहते हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और वो कौन सा, वो आपको ऋणावेशित हो जाती है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहाँ से अपन को ये भी बात समझा, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इसके कोई कारण पूछे तो आपको बताना कि इलेक्ट्रॉन है वो बारतम कक्षा या संयोजी कोश में चक्कर लगाता है, उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं और वो इसी कक्षा में प्रवेश कर सकता है। कोई और कारण पूछ ले और सवाल पूछ ले कि प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दे सकता, तो उसके पीछे 2 कारण हैं कि एक तो प्रोटॉन है वो नाभिक में रहता है, उसको ना ही तो अपन बाहर निकाल सकते हैं और ना ही नाभिक में किसी अन्य प्रोटॉन को प्रवेश करवा सकते हैं।
और दूसरा कारण है जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी है। आ गई बात समझ में कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। ये भी कारण हो सकता है, कोई कारण पूछ ले तो प्रोटॉन के आधार पर संकल्पना क्यों नहीं दे सकते, तो 2 रीजन आपको बताने हैं। ये प्रकारों के बारे में डिस्कस कर लिया, तो प्रकारों के बारे में आपको क्या ध्यान रखना कि 2 प्रकार का आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक की खोज की है। इसके अलावा धनावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, ये सारी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जो आवेश है, आवेश की परिभाषा डेफिनेशन देख लिया। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका अविमीय सूत्र, यदिश या सदिश वो पता कर लिया, कितने टाइप का होता है, खोज कैसे हुई, सारी बातें अपन पता करने के बाद अपन आवेश के जो गुणधर्म है वो देखते हैं। अपन अब बात करेंगे आवेश के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और इसमें पहला जो गुणधर्म है वो आवेश की योजकता। आवेश की योजकता तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं गुणधर्म में कि जो आवेश है उनका हमेशा बीजगणितीय योग होता है। आवेशों का हमेशा क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। जितने भी आवेश है उनका हमेशा बीजगणितीय योग होता है। ये आपको बात समझनी, आवेशों का हमेशा क्या होता है, बीजगणितीय योग। मतलब जो आवेश है अपने साइन के साथ जुड़ते हैं, आवेश हमेशा अपने चिन्ह के साथ जुड़ते हैं। जैसे आपने बोला कि प्लस का 5 कूलाम, माइनस का 7 कूलाम, ठीक है, या माइनस का 2 कूलाम या प्लस का 9 कूलाम, ये सारे आवेश किसी निकाय में रखे हैं। तो इनका योग करो, तो आप क्या करोगे, आप इनका बीजगणितीय योग करोगे, उनको अपने आवेशों को अपने चिन्ह के साथ जोड़ोगे, चिन्ह के साथ ऐसे जोड़ोगे, तो टोटल आवेश कितना आया है, ये आपस में मर गए तो कितना बचा, 5 कूलाम। इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल आवेश कितना, 5 कूलाम है। आ गई बात समझ में। अच्छा, तो ये सबको पहला जो गुणधर्म समझ आना कि आवेश की योजकता क्या होती है। आवेशों का हमेशा बीजगणित योग होता है, आवेश हमेशा अपने चिन्हों के साथ जुड़ते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल ऐसे है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यहाँ से आपके नर्सिंग में खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और ये आपको सिद्धांत आराम से समझना है। सिद्धांत क्या कहना चाहता है, ये सिद्धांत वही जो आवेश की परिभाषा और जो आवेश के प्रकारों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, वहीं से अपन चीज़ों को लेके चलते हैं। और आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस बारे में अपन समझते हैं। कल अपन ने बात की थी, जब अपन 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसी गुण को अपन आवेश कहते हैं। फिर हमारे समझ में आया कि आवेश उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण कारण, की जो इलेक्ट्रॉन है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित होते हैं, और इसी कारण उन वस्तुओं में धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब अपन को ये बात समझने की धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो, उसकी मात्रा कितनी, कितना धनावेश आया या कितना ऋणावेश, उसकी अपन संख्या कैसे निकालते हैं, अपन को ये बात देखनी है। आराम से यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अपने पास 2 वस्तुएं थी, उनको हमने आपस में रगड़ा या घर्षण करवाया, तो यहाँ से ये वस्तु से दूसरी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। ये बात सबके समझ में आ गई। अच्छा, फिर आपने बोला सर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, सर इस पर धनावेश आ गया। कौन सा आ गया, धनावेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के अंदर आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे ऋणावेश नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप बोलोगे सर हमें आप ये क्यों बता रहे, ये तो हमने पढ़ लिया। अरे भाई, आवेश का जो क्वांटमीकरण सिद्धांत है उसको समझने के लिए पीछे वाली बातें
साथ में 2 रह जाती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये तो आपको पता चल गया इस पे धनावेश आ गया, इस पे ऋणावेश आ गया, लेकिन मेरे को बताओ कि इस पे कितना धनावेश आ गया या इस पे कितना ऋणावेश आ गया। मतलब जो आवेश आया उसकी मात्रा निकालने को बोले तो आप कैसे निकालो, आराम से समझना। इस पे धनावेश की मात्रा निकालनी है मेरे को, क्यों निकालना है तो कैसे निकालूंगा। इस पे अगर क्यू निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले धनावेश आया उसका साइन इनटू स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, तो 1 इंटू ई। अभी ई कौन है, ई कौन है बेटा, ई है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ई कौन है, ई है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ई कौन है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा कितनी होती है, सब जानते हैं कितनी होती है भाई, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होती है। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि सर यदि यहाँ से, चलो इस पे ऋणावेश कितना आया, तो इस पे ऋणावेश आया Q बराबर, ऋणावेश आया है कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन गए इंटू ई। अपन सोचते हैं कि यदि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते, अभी अपन ऐसा सोच रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते, तो अपन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इस पे धनावेश आता है इस पे ऋणावेश आता है, लेकिन कितना है उसको कैसे निकालते, तो Q बराबर धनावेश के लिए प्लस का साइन और स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई, और ऋणावेश के लिए माइनस का साइन स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और इंटू ई। अच्छा, अब आप सोचो 3 इलेक्ट्रॉन जाते तो क्या करते, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते तो क्या करते, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर स्थानांतरित होते तो जो आवेश आता Q बराबर कौन सा आवेश, पॉजिटिव आवेश की बात करें, प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन गए 3 इंटू ई, और यहाँ पे निकालते तो Q बराबर -3 इंटू ई। अच्छा, अब आपको मैं पूछूं यदि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते तो क्या होता, अपन को पता ही नहीं कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, तो फिर धनावेश कितना होता, तो धनावेश होता Q बराबर प्लस धनावेश के लिए स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है n और इंटू ई, और माइनस ऋणावेश कितना आया माइनस उसका साइन स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू ई। अब अपन को बात समझ में आ गई है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उनका अपन ई के साथ गुणा करवाते हैं तो हमें आवेश की मात्रा प्राप्त हो जाती है। और ये जो फॉर्मूला है इतना अच्छा फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले के बेस्ट आपके एनसीईआरटी 12th की जो एनसीईआरटी उसमें भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल दे रखे हैं, और आपके जो नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी खूब सारे क्वेश्चन इस जो आपके फॉर्मूला है क्वांटिक का सिद्धांत, इसके बेस्ट खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए। और आज की क्लास में अपन इसके बारे में अच्छे से जो अच्छे न्यूमेरिकल आ रखे हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप बात समझिए कि फॉर्मूला बना कैसे, मैंने समझा दिया है। तो आवेश की जो ये Q कौन है, ये Q है सर आवेश की मात्रा। Q कौन है सर, आवेश की मात्रा। Q कौन है, आवेश की मात्रा। अच्छा, N कौन है, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में उतार लीजिए, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, E कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है। अच्छा, तो सर ये अपन को आवेश की मात्रा तो पता चल गई, लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो n का वैल्यू है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो वैल्यू है, जो मान है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का, उसका जो मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। इसका जो मान हमेशा 1 2 3 4 ऐसे होगा। अभी आपने देखा कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, √3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में जाएगा। इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। या क्या बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि किसी वस्तु पर जो आवेश आता है, चाहे वो धनावेश आता हो या ऋणावेश आता हो, उस आवेश की मात्रा E का पूर्ण गुणज होती है। E का मतलब E कौन है, आपको पता है, E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, उस E का पूर्ण गुणज होता है। कभी ऐसा नहीं होगा E के साथ अपन 0.2 से गुणा कर रहे हैं या 0.3 से गुणा कर रहे हैं, 0.5 के साथ या √3, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 1E 2E 3 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी हो सकता है जो इसकी सिद्धांत की जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन बन जाए। तो थ्योरी में याद रखना दो बातें, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होती है, या किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है। ये बात आप कॉपी में नोट कर ले। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस्ड पर आपके एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखना, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ रखा है। क्या बोला क्वेश्चन, जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से 10 की घात 19 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तब इस वस्तु पर आवेश होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझे कि कोई धातु की प्लेट है, ठीक है, उस पर किसी प्राकृतिक किसी विधि द्वारा हो सकता है घर्षण द्वारा, हो सकता है आवेशन द्वारा, कोई भी मेथड अपनाया गया है, और वहाँ से उसकी सतह से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों को हटाया गया है, ठीक है। तो इस वस्तु पर जो आवेश आया है उसकी गणना करो। अब सभी बच्चों को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि इस पर कौन सा आवेश आया है, धनावेश आया है या ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। तो सारे बच्चे जवाब दे जाएंगे कि सर यहाँ से ये वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश आएगा। ये सभी बच्चों के माइंड में आ गई। तो यहाँ से आप ऑप्शन भी कर सकते हो। ये पहला है वो तो आपके हो गई नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, ये ऑप्शन है वो कट गया ऑटोमेटिक। अच्छा, फिर भी अपन को वैल्यू है वो इस प्रकार दे रखी है, अर्थात इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन को करना पड़ेगा। साथियों, जब भी आप न्यूमेरिकल सवाल करें तो क्वेश्चन को पढ़ के कभी भी ये डिसाइड मत करना कि मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला मेरे को आता नहीं है, ऐसा मस्तिष्क में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना। आप न्यूमेरिकल को पढ़ के आपको क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना ये लिखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं तो अपन को बातें समझ में आती क्या दिया गया है। एक तो आपको स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो एक बार इसको रब कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं बता रहा हूं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि धातु सतह से इतने इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, तो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या m दिया गया। क्या दिया गया, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या m दिया गया, कितना, 10 की घात 19, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया, आपको पूछा क्या गया है, ज्ञात क्या क्या करना है। देखो, ज्ञात करना है आपके आवेश की मात्रा। क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा। तो ज्ञात करना है आवेश की मात्रा, क्यों ज्ञात करना है। देखो, दिया गया और ज्ञात करने के बाद आपको सोचना है कि जो दिया गया और जो ज्ञात करना है उन दोनों में संबंध वाला कोई फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या। बिल्कुल अभी पढ़ा हमने क्वांटम का जो सिद्धांत है Q बराबर NE, वो अपन ने पढ़ा, तो वो फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। हमेशा दिया गया और ज्ञात करने के बाद ही सोचना। आप पहले सोचोगे तो आपके मन में भ्रम होगा कि मेरे को क्वेश्चन आता नहीं है, ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। तो अब आपको लिखना है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वांटम सिद्धांत से Q बराबर NE।
इस फॉर्मूले में जो दे रखा है वो आप पुट कर दो, ठीक है। और बाकी आपको आवेश Q की मात्रा निकालनी है। अच्छा, आवेश Q की मात्रा तो निकालनी है। इसको एक बार कट कर दो। तो आपको Q तो निकालना है, यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा, Q तो निकालना है और n की वैल्यू दे रखी 10 की घात 19 और E का वैल्यू आपको पता है, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रख दो E की 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और आप मेरे को बताओ कि कौन सा आवेश, धनावेश उत्पन्न हुआ है ऋणावेश? भाई इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कौन सा आवेश हुआ है? तो धनावेश। तो यहाँ पे आप धनावेश लिखिए, ठीक है। साइन भी बताना यहाँ पे, उसको सॉल्यूशन कर लीजिए। Q बराबर 1.6 10 की पावर 19 और ये 10 की घात -19 और घातें समान होने पर, आपके आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। जो घातें जुड़ जाएगी और 19 में से 19 जाएगी कितना होगा 0 और 10 की घात 0 कितना था 1। आपके ये उत्तर आ गया +1.6 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बी। अब आपने एक क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके से आपको पहचानना कि और किस प्रकार का क्वेश्चन इस सिद्धांत से बनता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस सिद्धांत को देखें, क्वांटम के सिद्धांत को, इसका जो फॉर्मूला होता है आवेश की मात्रा Q बराबर ±n होता है। तो एक बार तो आपको हो सकता है कि आवेश की मात्रा पूछे, तो आवेश की मात्रा जब पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा? एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा। जैसे इसमें दे रखी तो आप E का वैल्यू आपको पता है, आराम से कर लो। या आपको कभी कभार आवेश की मात्रा देखकर स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछी जा सकती है। जब भी कोई फॉर्मूला होता है तो उससे संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जरूर सोचिए, क्योंकि आप एक प्रकार का क्वेश्चन करें तो दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। किसी दो वस्तुओं को जब घर्षण करवाया जाता है तो किसी एक वस्तु पर 8 × 10 की घात -19 कूलम का धनावेश आ जाता है, तो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब देखो, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते तो वहाँ से आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आई होगी कि ये जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन सा धनावेश है, ये जो वस्तु कैसे होगी धनावेश, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन को पहले आप समझिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन का सामान्य भाव एक बार समझिए। तो इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछा है। तो दो वस्तु घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु पर आपको आवेश की मात्रा दी गई है, आवेश की मात्रा दिया गया है, आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की मात्रा। और कौन सा आवेश है बेटा? धनावेश है। तो आवेश की मात्रा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8 × 10 की घात -19 कूलम। फिर आप क्या पूछा? स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, तो आपको पूछा n, क्या पूछा? n। तो आपको ज्ञात करना है वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, n पूछा है और q दिया गया है। सीधी सीधी तौर पे ये बात आपको ध्यान रखने के, जो पूछा गया है और जो ज्ञात करना उसके संबंध का कोई फॉर्मूला अपन को आता है क्या? बिल्कुल आता है। क्वांटम का सिद्धांत अभी अपने पढ़ा, Q बराबर n, ठीक है। तो Q बराबर n और कौन सा आवेश आ रहा है? धनावेश, तो आप +n लिखो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। Q का वैल्यू कितना है? तो Q का वैल्यू यहाँ पे सॉल्यूशन करें। Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू आपके है 8 × 10 की घात -19, ठीक है। हाँ, n पूछा तो n कैसे रखें, और E का वैल्यू 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, ठीक है।
ये आपके 10 की घात -19 से 10 की घात -19 मर गया, पीछे क्या बचा n, और ये जो n के साथ है इसके भाग में चला जाएगा तो 8/1.6, और ये पॉइंट हटा देना, ठीक है। तो 80/16 ये कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 5 है। कौन सा विकल्प सही है भाई, बी विकल्प सही है। आ गई बात समझ में। अच्छा, अपन ये 2 क्वेश्चन तो कर लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, हालांकि मैं सीधा बता देता हूँ या बीच में अपन, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्वेश्चन कभी कभार सीधा सीधा पूछ जाता है एग्जाम। एक गुलाम आवेश में, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होती भाई, कैसे निकालते हैं, वही सेम जो आपकी क्वांटम गन का सिद्धांत है, Q बराबर NE, वहां से निकालें तो Q बराबर NE। Q का वैल्यू कितना है, एक गुलाम है, तो यहाँ पे आप रखोगे 1 N, और E का वैल्यू 1.6 × 10 की घात -19 गुलाम, ठीक है। N का वैल्यू निकालना है तो 1/1.6 × 10 की घात -19 गुलाम, ये इसके बट्टा में आ जाएगा, N के गुणा में, ठीक है, तो ये इसके बट्टा में। यहाँ से सॉल्यूशन कर लो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये 10/16 और 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, 10 की घात 19 बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, हालांकि अपन 10/16 करके भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन अपन क्या करें कि भाई 10 में 16 का थोड़ा भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो यहाँ से 100 बना दे। तो मैं इससे एक 10 उधार ले लूँ, चलो सर उधार, मैंने उधार ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आएगा 6.25 × 10 की घात 18, ठीक है। सीधा सीधा लिख दो कि जो एक गुलाम आवेश में 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना मतलब बड़ी वैल्यू होती है। आ गई बात समझ में। अच्छा, ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल है 12th का, वो अपन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा, यदि किसी एक पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक गुलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6.25 × 10 की घात 9 सेकेंड, सेकेंड है 6.25 × 10 की घात -2 सेकेंड, अगला है 6.25 × 10 की घात 19 सेकेंड, और अगला है 6.25 × 10 की घात। अच्छा, यहाँ पे माइनस करना था, नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। थोड़े ऑप्शन अलग है, ठीक है, एक में प्लस है, एक का माइनस है। अभी देख लें क्या उत्तर आ रहा है, तो इसको देखते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, NCERT की जो 12th बुक है उसका सेकेंड एग्जाम्पल है ये बोला कि यदि किसी एक पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो पहले मेरे को बात बताओ, किसी वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पे जो आवेश आएगा वो कितना होगा, तो वो तो अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है, n, 10 की घात 9, ठीक है। अच्छा, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पे जो चार्ज कितना आएगा, तो वो फॉर्मूला अपन लगाते हैं, Q बराबर NE, Q बराबर NE, ठीक है। क्वांटम के सिद्धांत से ये फॉर्मूला निकाल दो आप। तो Q बराबर N का वैल्यू 10 की घात 9 और E का 1.10 की घात -19, और Q बराबर 1.6, और इनको सॉल्व करें 10 की घात कितना हो जाएगा -10, ठीक है। आधार समान तो घातें जुड़ती है, -19 और प्लस का 9 माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये गुलाम जो आवेश है वो इतने इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से आया, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जब निकले ना, तो इस पर कितना आवेश आया है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो आवेश है ना वो 1 सेकेंड में आ रहा है, और 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस वस्तु पर 1 सेकेंड में इतना आ रहा। तो एक गुलाम आवेश, ठीक है, एक गुलाम आवेश है वो आने में कितना समय लगेगा, जो एक गुलाम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगा। तो यहाँ पे एकांक नियम लगा दो आप ऐसे कि इतना गुलाम, कितना, इतना गुलाम,
1.10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। तो स्थानांतरित होने में लगा समय कितना? 1 सेकेंड। तो मेरे को बताओ, 1 कूलाम लगेगा 1/1.6 × 10⁻⁻10। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना है। एक काम के नियम अपन बचपन में लगाते थे ना कि भाई 5 टॉपी है वो 20 रुपए की मिलती, तो एक टॉपी कितने की मिलती है? तो सेम का सेम यहाँ पे लगा रहे, भाग देते थे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, इतने आवेश को जाने में 1 सेकेंड लगता, तो 1 कूलाम कितना लगेगा? तो इसका भाग लगा देंगे। यही तो अपन बात करें। और इसको सॉल्व कर दो, आप सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर चला गया 10, तो इसको ऊपर भेज दो। 1 कूलाम जो आवेश जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10/16, और इसको ऊपर भेजोगे 10⁻10। ठीक है। इसको 10 में 16 का भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसे 10 उधार मांगता हूँ। ये मेरे को इजीली से 10 उधार दे देता, तो यहाँ कितना बन जाता? 100, और यहाँ बन जाता 10⁻9। ठीक है। और ये हो जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा? 6.25 तो 10⁻9। कितना समय लगेगा? ठीक है। इसको अगर आप मतलब पहले मिनट में, फिर आप इसको घंटे में चेंज करेंगे, फिर वर्ष में चेंज करेंगे, जो टाइम है लगभग 198 वर्ष आएगा। एनसीईआरटी टाइम दे रखा है पूरा ईयर में, आपको ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है। तो आप इसको पहले मिनट में चेंज करना, फिर आप इसको घंटे में चेंज करना, ठीक है, फिर दिन में चेंज करना, और फिर ईयर में चेंज करना। वर्ष में तो 198 वर्ष आएगा। तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में इतना टाइम लगेगा। अगली बात समझ में, यदि इससे 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये बात बता रहा हूँ। ये अपन ने आज क्वेश्चन किए हैं कि जो क्वांटम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में अपन ने आवेश Q की मात्रा निकाली, दूसरे क्वेश्चन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली, और तीसरे में टाइम निकाला। बीच में अपन 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताई, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। ये भी आप नोट डाउन कर ले, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन ने जो आवेश है, आवेश और उससे जो संबंधित जो उसके जो गुणधर्म है, आवेशों की योजकता, और आपके उसका जो क्वांटम का सिद्धांत है, उसका जो फॉर्मूला है, उससे बेस्ट क्वेश्चनों पर चर्चा की है। अगली क्लास में अपन और बातें पढ़ेंगे। जो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर विद्युत की, उससे जो अगले टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, या आपके विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, या कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम से संबंधित खूब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।